Welcome, dear student, to this day's session, theory session of machining processes. Now, in previous lecture, we had seen the basic working of shaper machine, its major component, like that. In today's lecture, we will start with various mechanism used in shaper machines. So, the first mechanism is crank and slotted link mechanism. Second one is Whitworth quick return mechanism. Crank and slotted is also a quick return mechanism. Hydraulic shaper mechanism. तो ये तीनों mechanism क्या है? These are for converting rotary motion of electric motor into reciprocating motion of cutting tool. ये mechanism हम यूज करते हैं. तो पहला जो mechanism है वो आपके सामने है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म. मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था थोड़ा बहुत, लेकिन इस बार इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सो लेट्स सी, डायग्राम आपके सामने है. नाउ सी, हियर इज अ क्रैंक. ये जो पूरा रेक्टेंगुलर असेंबली आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा एनलार्ज करके दिखाता हूँ. ये पूरा का पूरा आपका क्या है? क्रैंक है. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा रेक्टेंगुलर असेंबली. ये ओरिजिनल ड्राइविंग गियर है जो वेरियस गियरिंग के थ्रू कहाँ कनेक्टेड होता है? मोटर के साथ. ये जो दूसरा लार्जर गियर आपको दिख रहा है, दिस इज बुल गियर. इसे बुल गियर कहते हैं. ये मैकेनिज्म में सबसे बड़ा गियर होता है, बुल गियर. ये क्रैंक असेंबली हो गया आपका. इसे ये पर्टिकुलर शेप देने के पीछे बहुत सारे रीजंस है, बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे. दिस वन इज अ स्लाइडिंग ब्लॉक. यहाँ जो आपको दिख रहा है, इसके दो काम हैं. एक तो ये क्रैंक की लेंथ डिसाइड करता है, क्योंकि स्लाइडिंग ब्लॉक के सेंटर में क्या है? क्रैंक पिन. तो क्रैंक पिन, दिस इज ओ जहां पे आपको दिख रहा है, ये है आपका सेंटर ऑफ रोटेशन. यहां से क्रैंक पिन का डिस्टेंस डिसाइड करता है लेंथ ऑफ क्रैंक. तो ये स्लाइडिंग ब्लॉक का काम है. ये जो स्लॉटेड लिंक है या स्लॉटेड लीवर है, जो बीच नीचे की तरफ कैसे है? पाइवोटेड है, एक जगह पर फिक्स किया गया है. वो वहां पे सिर्फ रेसिप्रोकेट हो सकता है. तो क्रैंक पिन आपके स्लॉटेड लिंक में रेसिप्रोकेट होता है, और साथ ही साथ में ये क्रैंक के साथ 360 डिग्री रोटेशन भी लेता है. तो यहाँ पर दो मोशन होते हैं, एक स्लाइडिंग मोशन और दूसरा रोटरी मोशन. अब यहाँ पर आपको एक बेवल गियर का सेट दिख रहा होगा. हियर, यहाँ पर देखिए एक बेवल गियर का सेट है. दिस सेट इज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रोक लेंथ. जैसे मैंने आपको कहा था, क्रैंक की लेंथ अगर आप रिड्यूस करते हो तो ये जो ऑसिलेशन है ये भी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और ऑसिलेशन अगर कम होता है तो ये ऑसिलेशन डायरेक्टली कहाँ पर कनेक्ट है? ऊपर की तरफ रैम के साथ कनेक्टेड है. तो जैसे ही आप ये ऑसिलेशन कम करते हो, आपका रैम का स्ट्रोक, मतलब टोटल डिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकेशन ऑफ रैम विल गेट रिड्यूस. तो ये स्ट्रोक को रिड्यूस और इनलार्ज करने के काम में आता है. तो यहाँ से आप स्ट्रोक एडजस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस बेवल गियर. बेवल गियर को रोटेट करके आप क्या करोगे? ये कम ज़्यादा कर सकते हो, ये लेंथ.
तो बुल गियर रोटेट होगा, साथ में क्रैंक रोटेट होगा, क्रैंक के साथ क्रैंक पिन भी रोटेट होगा। क्रैंक पिन पे कौन क्या ऑब्जेक्ट माउंट है? स्लाइडिंग ब्लॉक। इस रोटेशन की वजह से स्लाइडिंग ब्लॉक भी रोटेट होगा, लेकिन स्लाइडिंग ब्लॉक क्रैंक के साथ तो कनेक्टेड है ही, दूसरा वो कनेक्टेड है इस लिंक के साथ, स्लॉटेड लिंक जो है। तो क्रैंक के साथ रोटेट होगा, साथ ही साथ में वो स्लॉटेड लिंक के साथ रेसिप्रोकेट भी होगा। अब इन कॉम्बिनेशन मोशन की वजह से स्लॉटेड लिंक को आपको क्या मिलेगा? ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन मिलेगा। एंड दिस ऑसिलेटरी मोशन इज ट्रांसफर टू रैम, और रैम को मिलेगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि रैम फ्री मूवमेंट नहीं है, रैम को उसे क्या किया है हमने? गाइड किया हुआ है, फ्लैट गाइडवेज के ऊपर गाइड किया हुआ है। तो इस गाइडेंस के वजह से वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में आएगा एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप रैम की इनिशियल पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो इस सेंट्रल स्क्रू के जरिए। जैसे ही यहाँ पे आपको और एक बेवल गियर सेट मिल दिख रहा है, ऊपर है हैंड व्हील फॉर पोजीशन ऑफ स्ट्रोक एडजस्टमेंट। देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रोक मतलब क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय रैम, ये हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रोक। लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रोक मतलब क्या हो गया? इनिशियली रैम कहाँ से स्टार्ट करेगा, उस पोजीशन को कहते हैं पोजीशन ऑफ द स्ट्रोक। तो वो कहाँ से एडजस्ट होता है? इस हैंड व्हील से। इसे अगर आप रोटेट करोगे तो ये वाला बेवल गियर घूमेगा, उसके साथ ये सेकंड बेवल गियर घूमेगा। सेकंड बेवल गियर माउंटेड एक स्क्रू के ऊपर। ये स्क्रू जैसे ही रोटेट होगा, वैसे ही जो ये इनिशियल स्लॉटेड लिंक का और रैम का कनेक्टिंग पॉइंट है, ये कनेक्टिंग पॉइंट आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप पोजीशन ऑफ स्ट्रोक एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मैकेनिज्म देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और देखा जाए तो बहुत सिंपल भी है। सो दिस इज एनिमेशन। तो आप देख सकते हो ये आपका बुल गियर हो गया, स्लॉटेड लिंक जो यहाँ पर पिन किया गया है बेस में। क्रैंक क्रैंक पिन आप देख सकते हो, पिंक कलर का क्रैंक पिन है। ये क्रैंक पिन जैसे रोटेट होता है, साथ ही साथ में क्या हो रहा है? रेसिप्रोकेट भी हो रहा है स्लॉटेड लिंक में। और इस रेसिप्रोकेशन और रोटेशन के कॉम्बिनेशन की वजह से स्लॉटेड लिंक क्या होता है? ऑसिलेट होता है। और ये मोशन हमने किसके साथ कनेक्ट किया है? रैम के साथ। तो ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम हो गया। एक्चुअल डायग्राम ऐसे नहीं, एक्चुअल डायग्राम हमने ऊपर देखा है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड डायग्राम हो गया। तो इसकी वजह से रैम को कौन सा मोशन मिलेगा? आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो आप देख सकते हो जब ये टूल आगे की तरफ होता है तो ये बहुत कम टाइम ले रहा है, और पीछे की तरफ जब मूव होता है तब ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसका मतलब यहाँ जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है वो है आइडल स्ट्रोक, क्योंकि रिटर्न स्ट्रोक क्विक होता है, आइडल स्ट्रोक क्विक होता है। और जो बैकवर्ड स्ट्रोक है वो है कटिंग स्ट्रोक। तो जो स्लो रहेगा वो क्या रहेगा? आपका कटिंग। और जो फास्ट होता है वो क्या होता है? आइडल स्ट्रोक। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म। This mechanism has a bull gear mounted within the column. The motion or power is transmitted to the bull gear. अब डायग्राम एक बार ध्यान में रखनी है पहले, ठीक है? फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं। यह है ड्राइविंग पिनियन। ड्राइविंग पिनियन कनेक्टेड है बुल गियर के साथ। बुल गियर के सेंटर में होती है क्रैंक असेंबली जो 360 डिग्री रोटेट होती है। क्रैंक असेंबली में जो सेंटर में बेवल गियर की पेयर है, इसका काम होता है क्रैंक लेंथ को एडजस्ट करना। और क्रैंक लेंथ क्या एडजस्ट करेगा? इनडायरेक्टली वो एडजस्ट करता है रैम के स्ट्रोक को। अब दूसरा होता है ऑसिलेटिंग लीवर। ऑसिलेटिंग लीवर ऑसिलेट करता है और कनेक्टेड होता है रैम के साथ, और उसकी वजह से रैम क्या होगा? रेसिप्रोकेट होगा। तो यह है उसका बेसिक मोशन। फिर से चलते हैं। द मैकेनिज्म हैज़ अ बुल गियर माउंटेड विद इन द कॉलम। मशीन का जो कॉलम है उसमें सबसे बड़ा गियर माउंट होता है बुल गियर। द मोशन और पावर इज ट्रांसमिटेड टू द बुल गियर थ्रू अ पिनियन विच रिसीव्स इज मोशन फ्रॉम एन
इंडिविजुअल मोटर, एक इलेक्ट्रिक इंडिविजुअल यानी सेपरेट मोटर होती है उसके रन करने के लिए। तो उसके वजह से क्या मिलता है, रोटरी मोशन, और वो पिनियन वो रोटरी मोशन ट्रांसफर करता है बुल गियर को। अ रेडियल स्लाइड इज बोल्टेड टू द सेंटर ऑफ बुल गियर, जो कनेक्ट क्रैंक वाला असेंबली है, तो एक सेंटर स्लाइड बोल्ट किया जाता है सेंटर में बुल गियर के। द रेडियल स्लाइड कैरीज अ बुल गियर स्लाइडिंग ब्लॉक into which the crank pin is fitted। तो स्लाइडिंग ब्लॉक स्लॉटेड लिंक में स्लाइड होने के लिए, और उसके सेंटर में क्या होता है, क्रैंक पिन। रोटेशन ऑफ बुल गियर will cause the crank pin to revolve at a constant speed about the center of bull gear। तो जैसे बुल गियर रोटेट होगा तो क्रैंक पिन भी उसके साथ रोटेट होगी, क्योंकि क्रैंक पिन उसके ऊपर फिक्स है about the center of bull gear। Rocker arm sliding block is mounted upon the crank pin। crank pin के ऊपर क्या माउंट है, स्लाइडिंग ब्लॉक भी माउंट है। एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट द पिन। माउंट है मतलब क्या है, पिन के ऊपर स्लाइडिंग ब्लॉक पूरा रोटेट हो सकता है 360 डिग्री। जो छोटा सा ब्लॉक लगा हुआ है, जो स्लाइडर है, वो रोटेट हो सकता है अलॉन्ग द पिन। द रॉकर आर्म स्लाइडिंग ब्लॉक इज फिटेड विद इन द स्लाइडर लिंक एंड कैन स्लाइड अलॉन्ग द स्लॉट इन अ स्लॉटेड लिंक। जो रॉकर आर्म है मगर मतलब स्लॉटेड लिंक, उसमें वो स्लाइड भी हो सकता है स्लाइडिंग बॉल। द बॉटम एंड ऑफ रॉकर आर्म मतलब स्लॉटेड लिंक इज पाइवोटेड टू द फ्रेम ऑफ द कॉलम। वो क्या किया जाता है, पाइवोट किया जाता है। द अपर एंड इज फोर्क्ड एंड कनेक्टेड टू द रैम ब्लॉक बाय अ पिन विच कैन स्लाइड इन द फोर्क्ड एंड। तो जो अपर एंड है, या अपर एंड क्या किया गया है, रैम के साथ कनेक्ट किया गया है। एज अ बुल गियर रोटेट्स कॉजिंग द क्रैंक पिन टू रोटेट, बुल गियर के साथ क्रैंक पिन रोटेट होगा। द रॉकर आर्म स्लाइडिंग ब्लॉक फास्टन टू द क्रैंक पिन विल रोटेट। स्लाइडिंग ब्लॉक भी रोटेट होगा। स्लाइडिंग ब्लॉक मतलब वो छोटा ब्लॉक जो क्रैंक पिन के ऊपर माउंटेड है। And at the same time will move up and down in the slot provided in the slotted link। साथ ही में क्या होगा, वो रेसिप्रोकेट भी होगा स्लॉटेड लिंक के अंदर। दिस अप एंड डाउन मूवमेंट विल गिव रॉकिंग मोशन, रॉकिंग मतलब ऑसिलेटिंग मोशन, टू द स्लॉटेड लिंक। उसे रॉकिंग मोशन की वजह से रॉकर आर्म भी कहते हैं। विच कम्युनिकेटेड टू द रैम, ये मोशन किसे कन्वर्ट दिया जाएगा, रैम को। Thus the rotary motion of bull gear is converted into reciprocating motion of ram। तो इस तरह से आपका क्या होता है, मोशन कन्वर्जन होता है। अब इसे क्विक रिटर्न क्यों कहते हैं। When the slotted link is position PA1, कहाँ पोजीशन की जाती है, PA1। PA1 मतलब ये वाला पोजीशन, PA1 मतलब इस पोजीशन पर है। इस पोजीशन में जो स्लाइडिंग ब्लॉक है, ये स्लाइडिंग ब्लॉक है अपना, ये क्या है, रॉकर आर्म। PA1 इज अ फर्स्ट पोजीशन ऑफ रॉकर आर्म, और OC1 is the position of crank for this position of slotted link। ये जो सेंटर है ये है क्रैंक पिन, और जो ब्लॉक दिख रहा है वो क्या है, स्लाइडिंग ब्लॉक। तो इस तरह से ये बेसिक डायग्राम हो गया। तो पहले पोजीशन के लिए जैसे PA1, वो क्या कहता है, when the slotted link is in the position PA1 the RAM will be at extreme backward position। इस पोजीशन के लिए रैम कहाँ होगा, एक्सट्रीम बैकवर्ड, यानी सबसे बैकवर्ड पोजीशन पे होगा। तो ये रैम के स्ट्रोक का एक एंड हो गया। PA1 मतलब रैम
एक एड पोजीशन पे होगा अपने स्ट्रोक के। तो एक्सट्रीम बैकवर्ड पोजीशन ऑफ इट्स स्ट्रोक व्हेन द स्लॉटेड लिंक इज इन द पोजीशन PA2। इसके एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन कौन सी है? ये पोजीशन PA2। तो रॉकर आर्म आपका यहाँ पर आ गया। उस समय क्रैंक इस पोजीशन में रहेगा और आपका स्लाइडिंग ब्लॉक जो शो किया गया है डॉटेड पोजीशन, उस पोजीशन पे रहेगा। देयरफॉर द रैम विल बी एट एक्सट्रीम फॉरवर्ड पोजीशन ऑफ इट्स स्ट्रोक। दूसरा पोजीशन कौन सा है? एक है एक्सट्रीम बैकवर्ड पोजीशन, दूसरा एक्सट्रीम फॉरवर्ड पोजीशन। PA1 and PA2 are shown tangent to the crank pin circle. Therefore, the forward cutting stroke takes place when the crank pin rotates through the angle C1K C2, that is alpha. C1 K C2, ये एंगल कौन सा हो गया? अल्फा एंगल। तो क्रैंक पिन यहाँ से लेके यहाँ तक जब क्रैंक रोटेट होगा तो उस समय वो स्ट्रोक कौन सा रहेगा? कटिंग स्ट्रोक, अल्फा। एंड द रिटर्न स्ट्रोक takes place when the crank pin rotates through the angle C2LC1, C2LC1, मतलब ये वाला एंगल जो नीचे वाला एंगल है। तो ये होगा आपका रिटर्न स्ट्रोक का एंगल। It is clear that the angle alpha made by the forward or cutting stroke is greater than the angle beta described by the return stroke। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हो जो कटिंग स्ट्रोक का एंगल है ये ऊपर वाला, ये बहुत लार्जर है कंपेयर टू रिटर्न स्ट्रोक एंगल। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है आपकी तो ये ऑब्वियस बात हो गई कि ज़्यादा एंगल ट्रैवल करने के लिए क्रैंक ज़्यादा टाइम लेगा और कम एंगल ट्रैवल करने के लिए कम टाइम लेगा, अगर वेलोसिटी सेम है तो, एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो दैट्स वाई फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी द टाइम टेकन फॉर कटिंग स्ट्रोक will be larger than time taken for return stroke, because return stroke and cutting stroke takes place at different angle। रिटर्न स्ट्रोक के लिए कम एंगल लगता है बीटा और कटिंग स्ट्रोक ज़्यादा एंगल में कंप्लीट होता है। लीनियर मोशन ऑफ रैम सेम होगा उस समय, लेकिन उसके लिए जो एंगुलर रोटेशन रिक्वायर्ड है वो कम है। लीनियर जो डायरेक्शन में ट्रैवल करता है रैम वो तो कांस्टेंट होगा, स्ट्रोक आधा इधर है आधा उधर है, लेकिन रोटेशन 50-50 डिवाइडेड नहीं है। रिटर्न स्ट्रोक के लिए कम रोटेशन है, कटिंग स्ट्रोक के लिए ज़्यादा रोटेशन है। It is clear that the angle made by forward cutting stroke is greater than the angle beta described by the return stroke. The angular velocity of crank pin being constant, velocity तो constant है, therefore the return stroke is completed within a shorter time, for which it is known as quick return mechanism। तो इसे क्या कहते हैं? क्विक रिटर्न, क्योंकि रिटर्न स्ट्रोक कम टाइम में होता है। द रेशियो इज गिवन बाय कटिंग टाइम डिवाइड बाय रिटर्न टाइम। कटिंग के लिए जितना टाइम लगता है डिवाइड बाय टाइम ऑफ रिटर्न। ये क्या होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू C1 KC2 डिवाइडेड बाय C2 LC1, दैट इज अल्फा बाय बीटा। तो ये हो गया आपका क्विक रिटर्न रेशो। तो एंगल ऑफ कटिंग डिवाइड बाय एंगल ऑफ रिटर्न। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेशो इज 2:1, बट द प्रैक्टिकल वैल्यू इज 3:2। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब अगर 2 सेकंड में आपका कटिंग स्ट्रोक होता है तो रिटर्न स्ट्रोक 1 सेकंड में कंप्लीट होगा, 2:1। ये हो गया थ्योरेटिकल वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी होती है? 3:2। मतलब कटिंग स्ट्रोक को 3 सेकंड लगेंगे तो रिटर्न स्ट्रोक आपका 2 ही सेकंड में कंप्लीट होगा। तो ये क्यों होता है? यानी थ्योरेटिकल और एक्चुअल में डिफरेंस क्यों है?
क्योंकि थेरोटिकल में हम फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करते और एक्चुअल में फ्रिक्शन कंसिडर होता है, फ्रिक्शन की वजह से टाइमिंग में प्रॉब्लम आता है। दूसरी बात होती है बैकलैश, बैकलैश की वजह से भी ये स्ट्रोक में डिफरेंस आता है, लेकिन है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। The only disadvantage of this mechanism is that the linear velocity of RAM is not constant throughout the stroke. Linear velocity, RAM जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है वो वेलोसिटी थ्रू आउट द स्ट्रोक कांस्टेंट नहीं होती है। ये वाली वेलोसिटी, रैम की वेलोसिटी, ये कैसी होती है? वेरिएबल। इसके पीछे रीज़न ये है कि भले ही आपका क्रैंक एंगुलर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, लेकिन कटिंग के लिए अलग आपको ये लग रहा है टाइम और रिटर्न के लिए अलग टाइम लग रहा है। तो इनिशियली इस पोजीशन पर आपका सपोज ये रैम है, तो इस पोजीशन पे आने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है। अब दूसरा इस पोजीशन पे भी वेलोसिटी कितना है? 0। और मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कहीं मिलेगा? कहीं इन बिटवीन द सेंटर, यहाँ पर मिलेगा, या नीचे की तरफ यहाँ पर मिलेगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है और इन बिटवीन क्या हो गया है? मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब आपको कांस्टेंट वेलोसिटी मिल रहा है क्या? नहीं। एंड पॉइंट पे 0, बीच में मैक्सिमम, और इन बिटवीन वो दोनों के बीच की वेलोसिटी है। मतलब आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। सो दैट इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इस तरह के क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का ये मेजर ड्रॉबैक है कि आपकी वेलोसिटी वेरी होती है। किसकी वेलोसिटी? रैम की वेलोसिटी। एडजस्टमेंट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रोक, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कैसे एडजस्ट करते हैं। क्रैंक पिन को सेंटर से नज़दीक लाते हैं या दूर लेके जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रोक, द bevel gear placed at the center of the bull gear may be rotated by a handle, causing second bevel gear to rotate. This bevel gear is mounted upon the small lead screw which passes through the bull gear sliding block. वो कहाँ से पास होता है? बुल गियर स्लाइडिंग ब्लॉक, मतलब ये पूरा सेंटर का जो असेंबली है वो, इसे कहते हैं बुल गियर स्लाइडिंग ब्लॉक। Thus, rotation of bull gear will cause the bull gear sliding block carrying the crank pin to be brought inward or outward with respect to the center of bull gear. ये डायग्राम में आप ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो। ये हैंडल जब आप रोटेट करोगे, तो पहला ये बुल गियर रोटेट होगा, बेवल गियर रोटेट होगा, उसकी वजह से वो ये बेवल गियर रोटेट होगा। और ये किसके साथ कनेक्टेड है? एक स्क्रू के साथ। ये स्क्रू जब भी रोटेट होगा तो आपका ये जो है, दिस इज योर क्रैंक पिन, इट विल मूव टूवर्ड्स द सेंटर और इट कैन मूव अवे फ्रॉम द सेंटर डिपेंडिंग अपॉन रोटेशन ऑफ हैंडल, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हैंडल। तो इसकी वजह से क्या डिसाइड होता है? आपका लेंथ ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक की टोटल लेंथ डिसाइड होती है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। सॉरी, यहाँ आप देख सकते हो इस डायग्राम में, यहाँ देखिए, यहाँ क्लियरली पता चलता है कि जैसे ही आपने क्रैंक पिन को सेंटर के नज़दीक लेके आया, ये ऑसिलेशन का एंगल देखिए रिड्यूस हो गया। जैसे ही आपने सेंटर से बाहर की तरफ लेके गए क्रैंक पिन को, ये ऑसिलेशन का एंगल क्या हो गया? एकदम से बढ़ गया है। तो इतने डिस्टेंस तक आप इसे बढ़ा सकते हो, और जैसे ही ये ऑसिलेशन का एंगल बढ़ जाएगा, आपका रैम का ट्रैवल करने का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। मतलब स्ट्रोक लेंथ आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पहला एडजस्टमेंट है, दैट इज स्ट्रोक लेंथ एडजस्टमेंट।
नो एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ स्ट्रोक। अब पोजीशन ऑफ स्ट्रोक की एडजस्टमेंट कहाँ होती है? रैम में होती है। रैम में भी ऐसे ही बुल गियर का एक कॉम्बिनेशन रहेगा, उसे रोटेट करोगे तो रैम की इनिशियल पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। स्ट्रोक मतलब इनिशियल पोजीशन नहीं, स्ट्रोक मतलब टोटल ट्रैवल ऑफ रैम, और इनिशियल पोजीशन मतलब स्ट्रोक कहाँ से स्टार्ट होगा वो पोजीशन, वो आप चेंज कर सकते हो पोजीशन ऑफ स्ट्रोक में। कहाँ से? रैम में जो स्क्रू और बेवल गियर का सेट है वहाँ से। और ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक कहाँ से एडजस्ट होता है? बुल गियर के ऊपर से। The position of RAM relative to the work can also be adjusted. इनिशियल पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते हो by rotating the hang wheel. The screw shaft fitted in the RAM may be made to rotate through two bevel gears. The RAM block, which is mounted upon the screwed shaft, act as a nut. RAM shaft क्या एक्ट करेगा? नट जैसा. The nut remaining fixed in its position, rotation of screw shaft will cause the ram to move forward or backward with respect to the ram block according to the direction of rotation of handle wheel. आप कौन से डायरेक्शन में घुमाते हो उसके ऊपर डिपेंड है आपका स्ट्रोक, एक तो कॉलम से आगे की तरफ जाएगा या कॉलम की तरफ आएगा। इनिशियल पोजीशन, स्ट्रोक मतलब इनिशियल पोजीशन। Thus the position of RAM may be adjusted with respect to the workpiece. तो इसके यूज करके आप क्या कर सकते हो? पोजीशन ऑफ रैम एडजस्ट कर सकते हो। सो बिफोर गोइंग फॉर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, लेट्स वॉच अ स्मॉल वीडियो। A combination of one cutting stroke and one idle stroke. A combination of one cutting stroke and one idle stroke. It is called one pass. मैकेनिज्म देखते हैं। With both quick return mechanism of the shaping machine. This mechanism is used to convert the rotary motion to reciprocating motion and provide a quick speed on return stroke. Let us see the main parts of the Whitworth mechanism are workpiece, tool, ram, base, table, ram. देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है मैकेनिज्म। तो ये आपका मोटर है, ये सिंप्लीफाई किया गया मैकेनिज्म है। एक्चुअल में मोटर और ये पिनियन के बीच में बहुत सारे गियर्स होते हैं फॉर एडजस्टिंग द स्पीड। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्टली क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर को कनेक्ट किया गया है पिनियन के साथ। दिस वन इज़ अ बुल गियर। बुल गियर के सेंटर में आपका क्या है, एक क्रैंक है। दिस वन इज़ अ क्रैंक एंड दिस वन इज़ द लिंकेज विथ रैम। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म है। सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया। मोटर से पिनियन टू बुल गियर। क्रैंक कौन सा आपका, इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट, और यहीं पे स्लाइडर लगा हुआ है। दिस इज स्लॉटेड लिंक एंड दिस वन इज अ कनेक्शन विद द रैम। तो देखिए कैसे मूव होता है। Pinion, crank pin, crank plate, bull gear, connecting rod, forward stroke, return stroke of ram, sliding block slides on the slot provided on the crank plate. This crank plate, तो इस तरह से ये मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म है विथवर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो विथवर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें दो रोटरी लिंक होती है।
देखिए पहला ये लिंक है जो रोटेट हो सकता है, दूसरा लिंक है ये पूरा का पूरा लिंक जो रोटेट हो सकता है। तो दो लिंक है जो रोटेट हो सकती है। इसका पहले वर्किंग देख लेते हैं एक वीडियो के थ्रू विथवर्थ का। यहाँ आप देख सकते हो दो रोटरी लिंक है। एक जो लिंक है वो स्लॉटेड है, जो ब्लू कलर की लिंक है वो रोटेट हो रही है, साथ ही साथ में उसका एंड पॉइंट स्लाइड भी हो रहा है। और जो स्लॉटेड लिंक है वो कंटिन्यूसली रोटेट होती है। तो दो लिंक है जो रोटेट होती है यहाँ पर। एक इन्वर्जन है सिंपल स्लाइडर क्रैंक का, और इसके एंड पॉइंट को हम क्या लगा सकते हैं, कटर लगा देते हैं, तो ये क्रिटिकल मैकेनिज्म हो जाता है। स्टार्टिंग से देखते हैं इसे कि कैसे इवॉल्व हुआ है ये मैकेनिज्म। विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन्वर्जन। ये क्या हो गया, सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जो 4 बार चेन है आपका स्लाइडर क्रैंक। इसमें हमने क्या किया है, फिर से एक बार देखें। यहाँ जो एक एक लिंक के बारे में देखते हैं। ये क्या है आपका, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन या स्लाइडर, और ये है आपकी फिक्स लिंक जिसे हम कहते हैं पाथ। तो ये टोटल 4 लिंक है। यहाँ पर फिक्स लिंक कौन सी है, येलो। येलो लिंक में कोई भी मोशन नहीं है, दिस इज अ फिक्स लिंक। तो अब हम क्या करते हैं, इस इन्वर्जन में हम फिक्स लिंक की पोजीशन चेंज करते हैं। नाउ फिक्स द रेड लिंक एंड यूज द ब्लू लिंक एज क्रैंक। मतलब जो ओरिजिनल आपका क्रैंक है उसे हम फिक्स करेंगे और ब्लू लिंक को एज अ क्रैंक यूज करेंगे। अब जैसे ही ब्लू लिंक क्रैंक बनती है तो ड्यू टू इट्स लेंथ क्या होता है, येलो लिंक भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रेड लिंक तो आपका फिक्स है, ब्लू को आप घुमा रहे हो 360 डिग्री, और उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है कंपेरेटिव टू द ओरिजिनल क्रैंक। उसके वजह से वो अपने साथ जो ओरिजिनल फिक्स लिंक थी येलो, उसको भी लेके रोटेट होगा कुछ इस तरह से। और स्लाइडर तो अपना काम करते रहेगा, जो ओरिजिनल फिक्स पाथ था उसी के अलॉन्ग वो मूव होते रहेगा, लेकिन अब फिक्स पाथ भी रोटेट हो रहा है। इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम अपने मैकेनिज्म के लिए। क्या, जो पाथ है उसका शेप चेंज करें। इस मैकेनिज्म को हमने, जो लेफ्ट वाला मैकेनिज्म है उसको राइट वाले मैकेनिज्म में कन्वर्ट किया। इसमें क्या क्या चेंज किए यहाँ पे दिखा रहे हैं। पहले तो जो क्रैंक छोटा सा था उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा दी। दूसरा, जो ओरिजिनल फिक्स पाथ था उसमें एक पाथ बना हुआ था, गाइड बनी हुई थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्लॉट में। उसे कैसे कन्वर्ट कर दिया हमने, उसे स्लॉटेड बना दिया। और जो ओरिजिनल कनेक्टिंग रॉड था उसकी भी लेंथ हमने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। ये 3 चेंजेस थे। ये हमें 2 रोटरी लिंक मिल रही है, मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। 2 क्रैंक। मैकेनिज्म को, जो अपोजिट एंड था आपके फिक्स पाथ का,
जो पाथ है उसका अपोजिट एंड था, उसको क्या कनेक्ट कर दिया हमने, टूल को कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो जब सामने जाता है टूल तो वो स्लोली मूव होता है, और जब पीछे आता था तो वो फास्ट मूव होता है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म है आपका। देखिए यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ये है आपका ओरिजिनल पाथ, ठीक है। क्रैंक को आपने फिक्स कर दिया, जो इनिशियली जो आपका क्रैंक था उसे फिक्स कर दिया। कनेक्टिंग रॉड को रोटरी मोशन दिया, कंप्लीट रोटरी मोशन, और जो ओरिजिनल पाथ था वो भी क्या हो जाएगा, साथ में रोटेट होने लगेगा। और पाथ के अपोजिट एंड को हमने कनेक्ट कर दिया रैम के साथ। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो ये जो बीटा है ये छोटा है कंपेरेटिव टू द अल्फा। तो यहाँ पर भी आपका कटिंग स्ट्रोक बड़ा होगा और रिटर्न स्ट्रोक क्या होगा, छोटा होगा। ये उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम है। बुल गियर, पिनियन और बुल गियर के साथ कनेक्टेड आपका क्रैंक। अब ये मैकेनिज्म किस तरह से होता है, द ड्राइविंग क्रैंक सी ए मतलब दिस डायग्राम। यहाँ पर देखिए सी ए आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देता हूँ उसको। सी टू ए इज एन ओरिजिनल कनेक्टिंग रैट, अभी वो क्रैंक जैसा यूज होता है। रोटेट एट अ सिमिलर एंगुलर स्पीड द स्लाइडर दैट इज लिंक 4, ये स्लाइडर लिंक 4 जो है, द स्लाइडर कनेक्टेड टू क्रैंक पिन एट ए, क्रैंक पिन के साथ, मतलब जो डार्क ब्लू है वो क्रैंक पिन है आपका ए, मूव्स अलोंग द स्लॉटेड बार पी ए। स्लॉटेड बार मतलब जो ओरिजिनली क्या था, पाथ था आपका ओरिजिनल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में, विच रोटेट एट द पाइवोटेड पॉइंट डी। ये कहाँ पे रोटेट रहा है, डी। देखिए आपका कनेक्टिंग रॉड सी ए ये रोटेट होता है एट द पॉइंट ए, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन ए है, और जो पी ए है उसका रोटेशन पॉइंट क्या है, डी। मतलब दोनों का रोटेशन पॉइंट अलग अलग है। द कनेक्टिंग रॉड पी आर कैरीज द रैम एट आर, जो एक एक्स्ट्रा लिंक यहाँ पर कनेक्टेड है वहाँ आर पोजिशन पे क्या है आपका, रैम लगा हुआ है, which the cutting tool is fixed. The movement of tool is constrained along the line RD produce, that is along a line passing through D and perpendicular to CD. मतलब आपका जो गाइड वे है वो कहाँ पर है, ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका गाइड वे है। When the driving crank CA moves from point CA1 to CA2, CA1 ये पोजीशन से कहाँ मूव होगा, वो CA2, सॉरी वो उल्टा बोल दिया मैंने, CA1 से मूव होगा, रोटेट होगा अलॉन्ग दिस स्मॉल सर्कल। ये छोटा सर्कल क्या शो करता है आपको, रोटेशन ऑफ छोटा सर्कल शो करता है रोटेशन ऑफ छोटा सर्कल क्या शो करता है आपको, रोटेशन ऑफ डीपी। ये जो छोटा डीपी पॉइंट दिख रहा है आपको, और जो बड़ा सर्कल है वो शो करता है रोटेशन ऑफ सी ए। लार्जर सर्कल क्या शो करता है, सी ए। दोनों का सेंटर ऑफ रोटेशन अलग अलग है जैसे मैंने पहले ही बताया था। मूव्स फ्रॉम सी ए वन, मतलब इस पोजीशन से वो इस तरह से मूव होगा टू सी ए टू, और ये रोटेशन लेने के लिए उसको एंगल कितना लगेगा, अल्फा। और लिंक डीपी फ्रॉम द पॉइंट डीपी वन टू डीपी टू, उसी समय आपका डीपी भी मूव होगा कहाँ से कहाँ तक, डीपी वन टू डीपी टू। मतलब इस पोजीशन से
इस पोजीशन तक, DP1 से लेके DP2 तक, थ्रू एन एंगल अल्फा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द टूल मूव्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड ऑफ इट्स स्ट्रोक टू द राइट हैंड एंड बाय अ डिस्टेंस ट्वाइस DP2। मतलब टूल कहाँ मूव होगा? कटिंग डायरेक्शन में। जहाँ पर आपको कटिंग स्ट्रोक का डायरेक्शन दिख रहा है उस डायरेक्शन में आपका टूल मूव होगा। Now when the driving crank moves from the point CA2 to CA1, अब उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे हम, लेकिन अब CA2 से CA1 ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगा। तो पहले CA1 से CA2 किया था हमने, और अब CA2 टू CA1 सेम डायरेक्शन में वो करेगा, लेकिन अब एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया? आपका कम हो गया है। और ये कौन सा स्ट्रोक डिफाइन करता है? ये फिर से सेम केस है, एंगल ऑफ कटिंग इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिटर्न। और अगर कम एंगल है तो ऑब्वियसली उसके लिए टाइम क्या लगेगा? आपको कम लगेगा। हाइड्रोलिक शेपर अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक बार फिर से दोनों क्विक रिटर्न मैकेनिज्म देख लेते हैं। Whitworth quick return mechanism. पहले विथवर्ड, In this video, अभी हमने देखा we था will उसको, discuss फिर एक बार about Whitworth crank and quick slotted lever return भी देख लेंगे mechanism of the shaping कि machine. वो एक्चुअल मशीन में This किस तरह से mechanism डिफरेंट तरीके से is वर्क used करते to हैं। convert the rotary motion to reciprocating motion and provide a quick speed on return stroke. Let us see the main parts of the Whitworth mechanism are workpiece, tool, ramp, base, table, ramp, देखिए ये है विथवर्ड, अभी हमने देखा था। pinion, crank pin, crank plate, bull gear, connecting rod, यहाँ कनेक्टिंग रॉड रोटेट होता है पूरी तरह से। forward stroke, return stroke of ramp, छोटे एंगल में कंप्लीट हुआ, फॉरवर्ड स्ट्रोक बड़े एंगल में कंप्लीट होता sliding है। block slides on the slot provided on the crank plate. This crank plate is pivoted at the point S eccentrically. The connecting rod connects the crank pin with the ramp. When the pinion rotates, bull gear rotates and the sliding block slides over the slot तो आप देख provided सकते हो on the crank ये plate. पॉइंट एक रोटेट होता है और ये दोनों मिला के क्या हो गए? क्रैंक। Connecting rod और ये converts the पूरा rotary का motion पूरा of the लिंक भी crank आपका plate रोटेट होता है। to इस reciprocatory लिंक के motion of the अपोजिट एंड पे ramp. आपने क्या कनेक्ट किया है? एक पॉइंट जो डायरेक्टली रैम के साथ अटैच है। Since the crank plate is connected eccentrically, the crank plate rotates with respect to the point S. तो यहाँ दो रोटेशन है, एक तो क्रैंक पिन का Crank रोटेशन है and और slotted दूसरा link उस mechanism. स्लॉटेड लिंक का भी In this रोटेशन है। video, we will discuss about crank and slotted link mechanism of the shaping machine. This mechanism is used to convert the rotary motion to reciprocating mechanism motion कौन सा है आपका? and Crank and provide a slotted quick link? speed on return stroke. The rotary motion of the motor is converted to reciprocatory motion of the ramp. ये भी देख लेते हैं एक बार। The parts of the crank and slotted link mechanism are ramp, ये कुछ इस तरह से होता है। stroke position hand wheel, ramp clamping handles, फिर से आपके पास मोटर है, पिनियन, पिनियन टू बुल गियर। लेकिन अब बुल गियर के सेंटर में क्या है? पूरा क्रैंक का यूनिट है। ऐसा विथवर्ड में नहीं होता है। तो यहाँ आप लेंथ ऑफ स्ट्रोक एडजस्ट कर सकते हो।
यहाँ से स्ट्रोक पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर रैम के पास देख सकते हो आप, ये व्हील से। और यहाँ से आप क्या एडजस्ट कर सकते हो, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ये आपका स्लॉटेड लिंक है, यहाँ पर बहुत अलग मैकेनिज्म है विथ वर्ड से। rocker arm, bull gear, driving pinion, bull gear sliding block, स्लाइडिंग ब्लॉक, crank pin, स्लाइडिंग ब्लॉक के सेंटर में क्रैंक पिन, table, forward stroke, ये हो गया फॉरवर्ड स्ट्रोक, इसके लिए ज़्यादा टाइम लगा। return stroke. रिटर्न स्ट्रोक के लिए एंगल भी कम होता है और बहुत फास्ट भी कंप्लीट होता है। The rocker arm is freely fixed to the crank pin. Rocker arm sliding block slides in the slot provided in the rocker arm called as slotted link. तो ये दोनों मैकेनिज्म हमने फिर से एक बार देखे। तो हम अभी यहीं पे रुकते हैं। हाइड्रोलिक शेपर मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।